नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं खबरों की। राजधानी दिल्ली में जारी जल संकट के बीच देर रात बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात आतिशी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि राजधानी में पानी की कमी को लेकर आतिशी 21 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी थी, जहां 5वें दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक आतिशी ने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिस वजह से उनका शुगर लेवल गिरने से कीटोन बढ़ गया और ब्लड प्रेशर कम हो गया, जिसके चलते उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें भर्ती कराया गया। वहीं आतिशी के भर्ती होने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, जिसे लेकर वो अनशन पर थी। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा था कि आतिशी का वजन और ब्लड प्रेशर तेजी से घट रहा है, जिसे लोकनायक जन प्रकाश अस्पताल के डॉक्टरों ने खतरनाक बताया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ, जो अपने आप में डायरिया पर एक हद तक रोक को दर्शाता है और यह एक बहुत बड़ी पहल है। उन्होंने कहा कि लगभग 11 करोड़ 66 लाख हर घर नल पहुंचाने का काम हुआ। यह भी डायरिया की रोकथाम में एक अहम किरदार निभाता है। बहुत बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा या कर रहा है, जिसको हमने अभी तक अपने दायरे में शायद लाया कि नहीं लाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में 11.5 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स का बनना और बिहेवियरल चेंज होना विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट मेजर इन दिस डिक्रीज ऑफ द इंसिडेंस ऑफ डायरिया। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो स्वच्छ भारत मिशन में हुआ है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से लगभग 11.66 करोड़ पाइप्ड वाटर, टैप वाटर, हर घर नल, जल जीवन मिशन में इसको भी जो पहुंचाने का प्रयास हुआ है, this is also a very major initiative which is going to reduce the diarrhea because of quality water reaching home। यह भी हमको ध्यान में लेना चाहिए और हमारे जब हम इसका असेसमेंट करते हैं, when we go for the assessment, we should also take into consideration the other initiatives other than the health department which has been taken और जिनके कारण भी चेंजेस आए हैं। इसको भी हमको कहीं अपने पैरामीटर्स में स्टडी करने में, सर्वे करने में इसको जोड़ने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने राज्य के बारे में बताया है कि कैसे राज्य कर्ज में डूबा हुआ है और कर्ज चुकाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने राज्य को बहुत कर्ज में डुबो दिया है। अगर हम जंगलों को काटने की इजाज़त देते हैं तो हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमारी उपेक्षा की जाती है। हमें जो रेवेन्यू डिफिशिएट ग्रांट मिल रही है वह इस साल सिर्फ 3000 करोड़ रुपए के आसपास रह गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि इससे पहले पिछली सरकार के समय यह 10,000 करोड़ रुपए थी, अब यह सिर्फ 3000 करोड़ रुपए रह गई है। उन्होंने कहा कि और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं। प्रदेश के हालात का व्याख्यान उनके सामने किया और जिस प्रकार प्रदेश कर्जे के नीचे दबा है और कर्जा चुकाने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पर इतना कर्जा चढ़ा दिया है। हमने उनके पास वो बात रखी, हमने कहा कि जो पानी है वो हिमाचल प्रदेश की संपदा है, उस पर अगर हम कोई सेस लगाते हैं कोर्ट उसको स्टे कर देता है। हमारे पास जंगल है, अगर हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं, अगर हम जंगल काटने की परमिशन देते हैं तो हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस संदर्भ में भी हमें उपेक्षा होती है।
हमने पूरी तरह जंगलों पर 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, उस पर बैन लगा रखा है। उस मामले को भी आप ध्यान में रखिए। और जो आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमें मिल रही है वो इस वर्ष सिर्फ 3000 करोड़ के करीब रह गई है। उससे पहले पिछली जो सरकार थी उस समय 10-10 हजार करोड़ रुपए आती थी, अब सिर्फ 3000 करोड़ रुपया रह गई है। और भी कई मुद्दे हैं जो हमने अपनी प्रेजेंटेशन में रखे हैं, उस प्रेजेंटेशन की कॉपी आपको दे देंगे। हमने कहा कि हमारा आरडीजी ग्रांट का दायरा बढ़ना चाहिए। 41% जो टैक्सेस में हम स्टेट्स के बीच बढ़ते हैं उसमें हिल स्टेट का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। हिल में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा आती है, पैमाने प्लेन इलाके के नहीं चलेंगे, पहाड़ में कुछ और बात होती है। इस संदर्भ में हमने बात की है। पुणे पोर्ट्स कार एक्सीडेंट मामले में मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मुंबई के वर्षा बंगले पर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। बताया जा रहा है कि सीएम शिंदे ने पुणे के पुलिस कमिश्नर से भी फोन पर बात की। सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे में सभी अवैध पब पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही पुणे में बढ़ रहे ड्रग्स के मामलों पर भी कड़ी कार्रवाई और नकेल कसने का आदेश दिया। बता दें कि पुलिस ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पिछले महीने हुए पोर्ट्स कार हादसे में शामिल 17 साल के नाबालिग के खिलाफ सभी साक्ष्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड को जमा कर दी है। आरोपी किशोर को शहर में एक निगरानी केंद्र में रखा गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पिछले 19 मई को तड़के हुई दुर्घटना के समय पोर्ट्स कार चला रहा था और नशे में था। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें दोपहिया वाहन सवार 2 लोगों की मौत हो गई थी। अंबिकापुर में एसएलआरएम सेंटर की महिलाओं से मुलाकात पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि यहां की हमारी एसएलआरएम सेंटर की बहनें कई सालों से देश के छोटे शहरों में अंबिकापुर को नंबर 1 पर रखी हुई हैं। उनके साथ बैठकर भोजन करना हमारे लिए गर्व का विषय है। गाँव के रहने वाले हैं, साधारण परिवार के रहने वाले हैं और यहाँ की जो हमारी स्वास्थ्य कवि दीदी हैं एसएलआरएम सेंटर की जो बहनें हैं वो लगातार कई वर्षों से जो छोटे शहर हैं देश के उसमें अंबिकापुर को नंबर 1 में रखी हैं। इसमें स्वास्थ्यकर्मी दीदियों का बड़ा योगदान है। उनके साथ बैठ के भोजन करना ये हम लोग के लिए गौरव का विषय होगा। अब हम लोग गांव के रहने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नेता अपना एयर कंडीशनर वाला अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। जहां पानी की लीकेज हो रही है वहां इनको इसे ठीक करने जाना चाहिए। पानी सही मात्रा में आ रहा है, लेकिन ये पानी की चोरी नहीं रोक पा रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एयर कंडीशन अनशन समाप्त करने के बहाने ढूंढ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। इनको जाना चाहिए जहां पानी की लीकेज हो रही है उसको ठीक करने के लिए। इनके अधिकारी जो जाके इनको रिपोर्ट देते हैं क्या वो झूठ बोलते थे? और हरियाणा सरकार का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, लगातार पानी सरप्लस आ रहा है लेकिन पानी की चोरी नहीं रोकेंगे ये। 3-3, 4-4 मंत्री खड़े होकर बोलते हैं लेकिन पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी और टैंकर माफिया पे एक शब्द नहीं बोलते। और जो जिसे आप अनशन कह रहे हैं वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। मैंने कहा ना, वो एक एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, बहाने बना रहे हैं कि किस तरह से इससे निकला जाए। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहां रुक सकता था, लेकिन वहां पानी नहीं रुकता है।
दिल्ली में यमुना से नहीं कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है तो पानी जा कर रहा है, उस पर ये जवाब नहीं देते। तो अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार और अपने गोरख धंधे को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे ये रोज मंत्री करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं कहता रहूं ना, इंटरवीन अगर ये मांग कर रहे तो हम भी तो ये मांग कर रहे हैं इनसे कि आप दिल्ली में पानी की चोरी रोकिए, पानी की कालाबाजारी रोकिए, टैंकर माफिया का सफाई किए, जिसका वादा करके आए थे। आप तो 24 घंटे पानी देने का वादा करके आए थे। पिछले 10 सालों में क्या किया, उसको तो एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए कि हमने 10 सालों में पानी, दिल्ली को पानी मिले उसके लिए ये किया। आपने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया। देखिए, मामला न्यायालय में है और सुप्रीम हाईकोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है, तो जो निर्णय आएगा सबके सामने आएगा। और किसी भी अपराधी को कहीं भी जाने की छूट है तो वो भी कोशिश कर रहे होंगे। मतलब जांच एजेंसी जाए तो गलत है, और आप हाईकोर्ट की सुनवाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो ठीक है। किसी एक बात। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने वाराणसी में गंगा आरती में भाग लिया। इस दौरान नीता अंबानी ने कहा कि मैंने भगवान शिव की पूजा की और मैं बहुत धन्य महसूस कर रही हूं। उन्होंने बताया कि आज मैं अनंत और राधिका की शादी का निमंत्रण लेकर भगवान को देने आई हूं। नीता अंबानी ने कहा कि मैं 10 साल बाद यहां आई हूं, यहां का विकास देखकर मुझे खुशी हुई। आज अभी मैं बाबा के दर्शन करके आई हूँ और आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जैसे आपको मालूम है, हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। तो आज मैंने मेरे बच्चे अनंत और राधिका का निमंत्रण पत्र लेकर आई हूँ बाबा के चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत खुशी का समय भी है, पर ये यहाँ मैं 10 साल के बाद आई हूँ और यहाँ का बदलाव और विकास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये कॉरिडोर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, नमो घाट है, और जो सोलर एनर्जी है यहाँ, और स्वच्छता, ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है। हर हर महादेव। लास्ट टाइम आप आई थी, अपने बर्थडे पर आई थी। हाँ, तो यहाँ तो मेरा बहुत, काशी विश्वनाथ मंदिर में तो मैं दर्शन करने आई थी 10 साल पहले, बट मेरा कारीगरों के साथ बहुत सालों से रिश्ता है। मैं अभी इसके बाद गंगा माँ की आरती के बाद वहीं जा रही हूँ सब कारीगरों से मिलने। रिलायंस फाउंडेशन और स्वदेश के मीडियम से हम उन्हें लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट और ग्लोबल रिकग्निशन देना चाहते हैं। तो उसमें मुझे बहुत आनंद। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर के पहले संबोधन में उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा, लेकिन एनडीए के किसी सदस्य को नहीं रखा। पीएम ने आपातकाल का दौर तो याद दिला दिया, लेकिन देश में जो शिक्षा को लेकर आपातकाल लगा है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, ये कहां तक सही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एक की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां कोई भी गठबंधन का नेता उनके साथ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर, उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा पर कोई भी एनडीए पार्टनर को नहीं रखा। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को, पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, क्योंकि युवाओं से खासकर कह रहे हैं, आप याद रखिएगा, युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है। और आज युवाओं को आप बेरोजगारी पे छोड़ रहे हैं या युवाओं को इस तरीके से उनके हालात पे छोड़ रहे हैं जहां पे उनके साल भी मिस हो सकते हैं एग्जाम के। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं तो ज्यादा ठीक रहता। पर एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां पे कोई एनडीए अलायंस पार्टनर उनके साथ नहीं था जब वो संसद में अपना बाहर आकर पार्लियामेंट में प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पहला संबोधन संसद से बाहर। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नीट और नेट देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और परीक्षा का पेपर लीक हो जाना यहाँ
ये नीति है या साजिश है, या इस देश के प्रतिभावान बच्चों के भविष्य को खत्म करने की साजिश है और ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की जो पूरी तरह से अंधभक्ति करे, उसमें लीन हो। हर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, यह युवाओं और देश के साथ विश्वासघात है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नेट और देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और हर तरह के परीक्षा का क्वेश्चन आउट हो जाना, ये नियति है कि ये साजिश है। और साजिश इस देश के प्रतिभावान बच्चों को खत्म करने की और ऐसे बच्चों को लाने की जो कंप्लीट रूप से अंधभक्ति करे, अंधविश्वास में पागल हो, ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की और धन उपार्जन करने की। क्यों अभी तक एनजीओ के द्वारा कंडक्ट करने वाले एनजीओ को, प्राइवेट एजेंसी को खत्म क्यों नहीं किया जा रहा है? हाँ वो एक ही बात है। एनटीए कोई भी अध्यक्ष को हटा दिया गया है भैया, एक नहीं और भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो ही रहा है। एनजीओ में कौन थे? कौन बड़े बड़े नेता का एनजीओ था? जो दोषी है अध्यक्ष, उसको नहीं निकाला गया। मैं एजेंसी की बात कर रहा हूँ यार, मैं टोटल। और दूसरा चीज, हर एग्जामिनेशन ही क्वेश्चन आउट हो रहा है। एक तो ये इस देश के साथ विश्वासघात है और युवाओं के साथ विश्वासघात है, ये मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण। दूसरा, आरक्षण आपने 65% गलत तरीके से आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब डबल इंजन की सरकार है, आपको अध्यादेश ले आना चाहिए था, आपने नहीं लाया। सदन में आप इसको लाइए। यह एक बड़ा मुद्दा है इस देश के दलित, एसटी, एससी, अत्यंत पिछड़ा ओबीसी के लिए। तीसरा जो मुद्दा है वो है सब विशेष राज्य विशेष पैकेज, नीट नेट। वहीं आपातकाल पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि वो सही कह रहे हैं, उन्हें याद है कि उस समय क्या हुआ था। कांग्रेस सांसदों द्वारा संसद में संविधान की प्रतियां ले जाने पर उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ नौटंकी है। Right, actually occurred in that time that he remembered. He remembered that issue. What has happened at that time? And today Congress just showed constitution in their hands and they just moved on around. These are all only gimmicks. What has happened? Any violation is there? Unnecessarily, this kind of thing is not going to be to lift the merit of the. इसी के साथ टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हमारी मांग है कि संविधान की रक्षा करना, यूसीसी लाया जाए। भारत बांग्लादेश के बीच समझौता में पश्चिम बंगाल सरकार को नहीं बुलाया जाता, एक तरफा सब किया जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश का संविधान को रक्षा करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड चले आएंगे। कभी सेकुलरिज्म संविधान में रहे कि ना रहे हम लोग नहीं पता है। हमारे भारत बांग्लादेश में एग्रीमेंट होते हैं, वो पश्चिम बंगाल के सरकार को बुलाते नहीं, एक तरफा सब कुछ कर लेते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि देश का संविधान की भीत मजबूती से रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कष्ट में ये हम लोग अर्जित किया, इसको रक्षा करना, ये अष्टादश लोकसभा का पहले दिन से हम लोग सरकार को एक दिशा दिखाने के लिए आज ये कर्मसूची। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के केरल के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल को वायनाड के लोगों से बहुत प्यार मिला और उन्होंने प्यार दिया भी। यह बहुत खुशी की बात है कि प्रियंका वहां से चुनाव लड़ेंगी और अगर वो जीतती हैं और वायनाड से सांसद बनती हैं तो वायनाड के लिए राहुल की जो भी सोच और योजनाएं थी उन्हें वो पूरा करेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वायनाड के लोग प्रियंका को भारी बहुमत से जिताएंगे और फिर वो संसद में होंगी।
सुधाकर जी अपने वहां से अपने लड़े जब लड़े थे वो हारे हैं और इतना कि जनता ने उनको ऐसी हकीकत दिलाई कि वो अपनी जमानत ही जब्त हो गई उनकी। और मुझे लग रहा है कि जैसे जनता उनको पसंद नहीं करती, उनकी सोच को पसंद नहीं करती, वैसे ही जो राहुल जी ने लिखा है मेरे को लग रहा है कि उनके जो सोच विचार में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। राहुल को वायनाड के लोगों से बहुत प्यार मिला और प्यार दिया भी, और जो भी उनके इरादे हैं या सोच है मेरे को लग रहा है बहुत खुशी की बात है कि प्रियंका वहां से लड़ेंगी और अगर जीतती हैं और सांसद बनती हैं वायनाड से तो जो सोच और जो प्लान्स वायनाड के लिए राहुल के थे वो पूरे करेंगे। तो मेरे ख्याल से सुदर्शन जी के बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है, ना कुछ बात करनी है। हमने तो प्रगति देखनी है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई वह संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। Because the provisions of the constitution have been violated, constitution have been violated by Narendra Modi government. The way the pro-tem speaker has been appointed is a clear violation of the constitutional provision and clear violation of the precedences, earlier precedences. There are some other neat issues. These are all the issues are there. They are violating the constitution. Even the things what have been cropped up. The present minister, education minister, was earlier education minister. He should take the responsibility and resign from. उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। जो नफरतें इस चुनाव में पैदा की गई उसे खत्म किया जाएगा। इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है। आज हुकूमत बैसाखी पर है। उन्होंने कहा कि लोगों के मुद्दों को उन्हें देखना पड़ेगा। स्पीकर को भी विपक्ष पर ध्यान देना होगा और उनकी बातें सुननी होंगी। मैं मुबारक करता हूं हर मेंबर पार्लियामेंट जो जीत के आया है और उम्मीद करता हूं कि ये पार्लियामेंट जो है ये वतन की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को बाला जिंदा रखेगी और इस पे अमल करेगी और हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करेगी हर मजहब के लोगों को में। जो नफरतें इस इलेक्शन में पैदा की गई हैं उनको ये मिटाने की कोशिश करेंगे और तरक्की करने की कोशिश करेंगे और जम्मू कश्मीर खासकर इसकी स्टेटहुड और जो इस पे जुल्म किया गया है उसकी तरफ नजर करेंगे और फौरन बल्कि इलेक्शन से पहले स्टेटहुड रिस्टोर कर दें। बहुत फर्क है इस पार्लियामेंट में, बहुत फर्क है। इस पार्लियामेंट में एक बड़ी बात यह है कि ऑपोजिशन, एक मजबूत ऑपोजिशन आ गई है। आज हुकूमत बैसाखी पे है। आज इनमें वो दम नहीं होगा जो पिछली पार्लियामेंट में था। यहां पे इनको अब सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी, लोगों के मसलों को देखना पड़ेगा और स्पीकर साहब को जो भी आएगा उसको इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि हम भी इस वतन के बाशिंदे हैं जो अपोजिशन में हैं, उनकी बात को सुने, उनकी बात से गवर्नमेंट को बताएं, उस पर अमल किया जाए और हर कोई मसला जो है जो इम्पोर्टेंट हो। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।